सो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ इशारी टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं असर्शन एंड रीजन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के असर्शन एंड रीजन। सो चैप्टर नंबर 5 is about molecular basis of inheritance. Now again, it's one of the most important chapter of your 12th standard. It is not only important for your CBSE board exams, but it is also important for your NET examination. So make sure कि that you don't skip this chapter. इस chapter से related हर एक concept, हर एक numerical based question हो, assertion reasoning हो, कोई भी concept हो, वो आपको 100% आना चाहिए। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप बिल्कुल भी स्किप करने के बारे में मत सोचिएगा। नेट में भी इसके वेटेज इतना अच्छा खासा है। कभी कभी नेट में इसमें से 6 मार्क्स, आई मीन लाइक 6 MCQ, 30 मार्क्स का वेटेज इसी चैप्टर से आ जाता है बच्चों। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो मेरी मानिए तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर करके जाएंगे। ओके सो आज तो हम असर्शन एंड रीजन डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। सो लेट्स बिगिन। असर्शन एंड रीजन के लिए मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आपको क्या करना है। पहले असर्शन को रीड कीजिए, सही है या गलत वो पता कीजिए। फिर रीजन को रीड कीजिए, सही है या गलत वो पता कीजिए। अगर असर्शन रॉन्ग होता है, रीजन सही होता है, तो आप ऑप्शन डी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर असर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है तो ऑप्शन सी सिलेक्ट कीजिए। अगर दोनों राइट है और वो एक उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। दोनों राइट है लेकिन अगर आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ जनरल ऑप्शन। जो हम ये जो ए बी सी डी वाले ऑप्शन है ये ज़्यादातर केसेस में हमेशा सही ऐसे ही रहते हैं। बट स्टिल आप एक बार आपके क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस को पेपर में पढ़ने के बाद ही सिलेक्ट कीजिएगा। ओके सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। So the first MCQ, the first assertion says that tRNA acts as an adapter molecule. जो tRNA है बच्चों वो एक adapter molecule है and that is absolutely right. ठीक है, adapter molecule क्यों है? Because it adapts amino acid. ठीक है, वो अमीनो एसिड को अडाप्ट करते हैं इसलिए उसको हम एडाप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके तो ये राइट हो गया। नेक्स्ट रीजन, tRNA recognizes the codon sequence of mRNA during the translation. tRNA recognize करती है codon sequences of mRNA during translation, so this is also right. ठीक है, बट अब दोनों राइट हो जाते हैं तो यहीं हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि इसमें अब ए आएगा कि बी आएगा। तो मैंने आपसे कहा उसको रीजनिंग के साथ कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं हम लोग। सो tRNA acts as an adapter molecule because it recognizes codon sequences of mRNA. No, tRNA को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो अमीनो एसिड को एडाप्ट करता है। तो रीजनिंग इतनी परफेक्ट नहीं है बच्चों। सो इसीलिए हमारा जो आंसर है दैट विल बी आंसर बी। क्या आएगा? बी आएगा। ओके चलो नेक्स्ट। DNase is enzyme which digests DNA nucleotides by cleaving the phosphodiester bond. That's correct. DNase एक ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, नाउ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ टू एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल्स एट 3 and 5 प्राइम पोजीशन विद द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपका कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है, एक का थर्ड कार्बन एक का फिफ्थ कार्बन। सो दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अभी दोनों राइट है तो अब इसको जोड़ने की ट्राई करते हैं, हम इसका रीजनिंग ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की। तो डीएनए एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करता है बाय ब्रेकिंग इट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, डीएनए एक ऐसा एंजाइम है जो इसको बॉन्ड करता है। अब इसका कोई रीजन नहीं है, मतलब सिर्फ इतना ये एक फैक्चुअल डेटा बता दिया कि डीएनए से ना एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़कर। ठीक है ना, फिर दूसरे में क्या बताया? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। बस रीजनिंग नहीं हुआ ना, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करता है बाय ब्रेकिंग द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। और जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होते हैं। ठीक है, अब ऐसे तुम देखने जाओ तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि मैम रीजन भी तो है, क्योंकि डीएनए जो एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट कर रहा है
कैसे? डायस्टर बॉन्ड को तोड़कर। अब वो डायस्टर बॉन्ड को ही क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि डायस्टर बॉन्ड्स ही जो दो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम वैसे देखने जाए तो वैसे तो ए आना चाहिए, बट बच्चों यहाँ पे कुछ भी क्लियर फैक्ट मतलब ऐसे कुछ भी रीजनिंग वाला नहीं दिया है, सिर्फ दोनों एक एक स्टेटमेंट दे दी है, सो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैट। डीएनएस एक ऐसा एंजाइम है, डीएनएस तुम्हारा एक ऐसा एंजाइम है, डीएनएस तुम्हारा एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की खाली लोकेशन बता दी गई, उसका कोई रीजनिंग सेट नहीं हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो क्या जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं। उसको डीजेनरेट क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, मोर देन वन कोडॉन इज पॉसिबल एक अमीनो एसिड के, सो दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज राइट। नेक्स्ट, मोर देन वन कोडॉन्स कैन बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। एक से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए यूज हो सकते हैं, सो दैट इज करेक्ट। अब इसको रीजनिंग की तरह देखते हैं हम। सो द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। जेनेटिक कोड क्या है? डीजेनरेट है। क्यों डीजेनरेट है? क्योंकि एक से ज्यादा कोडॉन्स यूज होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स। मैंने ऊपर ही ऑलरेडी बता दिया कि डीजेनरेसी किसको बोलते हैं? जब एक अमीनो एसिड्स के एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे रीजनिंग भी सही हो गया। तो हमारा जो आंसर है बच्चों, दैट इज आंसर ए, इसमें ए आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, विल सी द फोर्थ वन। Assertion, RNA molecule is easily degradable, so that's correct. RNA molecule easily degrade हो जाता है बच्चों। Now next, the presence of second carbon OH group at every nucleotide in RNA, which is very reactive group, makes it easily degradable. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई जो आरएनए के जो पेंटोज शुगर है उसके सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप की वजह से वो बहुत रिएक्टिव हो जाता है और इजिली डिग्रेडेबल हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू, वो भी करेक्ट है, वो इजिली डिग्रेडेबल हो जाएगा। ओके, तो अब इसको रीजनिंग की तरह जोड़ के देखते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल इज इजिली डिग्रेडेबल। आरएनए मॉलिक्यूल इजिली डिग्रेडेबल है, क्यों इजिली डिग्रेडेबल है? क्योंकि वहां पे OH ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो रिएक्टिव है और डिग्रेड हो जाता है। तो रीजनिंग इज एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विल सी द नेक्स्ट वन। Smaller subunit of ribosome catalyzes the formation of peptide bond. Smaller subunit, ठीक है बच्चों, अगर मैं राइबोसोम्स के बारे में बात करूं तो ये दो ऐसे राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे तुम्हारा P और A साइट होती है, और जो mRNA होता है वो यहाँ आके बैठता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। तो और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं ना दो अमीनो एसिड्स के बीच में बच्चों, जो दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो इधर बनते हैं। ठीक है, ऐसे इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, तो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब तो ये कहां पर बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड? लार्जर सब यूनिट में। ये कहां पर बनता है? लार्जर सब यूनिट। यहाँ पे क्या दिया है? स्मॉलर सब यूनिट में। तो बच्चों ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जब असर्शन रॉन्ग हो जाता है तो मैंने पहले भी कहा है कि अपने आप रीजन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। सबसे ईजी लगता है मुझे। द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन इज क्रूशियल फॉर लाइगेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। भाई अमीनो एसिड्स को तुम्हें जोड़ना है तो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनाना ही है ना, बिना पेप्टाइड बॉन्ड के तुम्हारा अमीनो एसिड्स कैसे ही जुड़ जाएंगे? ठीक है, सो दिस इज राइट। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? डी। हमारा आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वाला। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्लेज अ मेजर रोल। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो बच्चों दैट इज करेक्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, catalyzes the polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime, that is 5 prime to 3 prime. So this is also right. कोई भी, चाहे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, चाहे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डजंट मैटर, उनका एक ही कहना है कि भाई हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही नई चेन को बनाने वाले हैं बच्चों। ओके, नाउ इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड विद पोलैरिटी,
तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है उसका इंपॉर्टेंस बताया गया है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। उसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा धुरंधर एंजाइम है बच्चों, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाएगा। तो जब हमारा टेम्पलेट, ठीक है, जब हमारा टेम्पलेट 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा, तभी तो हमारा जो आरएनए है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बन पाएगा ना बच्चों। ये हमारा आरएनए हो गया, ठीक है, ये हमारा डीएनए हो गया, ठीक है। जब हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो वो प्रॉपरली उस डायरेक्शन में बना पाएगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो हमारी कंटिन्यूस आरएनए चेन बनेगी, नहीं तो रेप्लिकेशन फॉर्क में याद है ना डिसकंटिन्यूस बन रहा था। सो बच्चों यहाँ पे रीजनिंग भी परफेक्ट बैठ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? ए आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए मतलब बच्चों ये लोग बात कर रहे हैं आरआरएनए की। जो आरआरएनए है वो सेल के न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है। इनफैक्ट सेल के अंदर भी बच्चों एक सब्सटेंस है कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस होता है, वहां पर आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3। अब बच्चों इसके लिए मैंने आपको पहले भी मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी कहा हुआ है कि अगर आपको ये याद रखना है तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है RMT, ठीक है। दिस इज फॉर पॉल 1, दिस इज पॉल 2 एंड दिस इज पॉल 3, ठीक है। तो ये बनाता है rRNA, ये बनाता है mRNA और ये बनाता है tRNA, RMT, ठीक है। दिस इज द वे यू नीड टू लर्न दिस। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज 3। पर आरएनए पॉलीमरेज 3 तो क्या बनाता है? टीआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 तो क्या बनाता है? टीआरएनए। मेजरली वो टीआरएनए बनाता है। ऐसे तो वो 5s आरआरएनए भी बनाता है, इट ऑल्सो मेक 5s आरआरएनए, ठीक है। बट सारे आरआरएनए उसके पास नहीं बनते। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जब हमारा असर्शन सही होता है और रीजन गलत होता है तो हमारा ऑप्शन क्या सही आता है? सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 8, DNA, sorry, not chapter number 8, your assertion in reasoning number 8. So DNA fingerprinting has become the basis of paternity testing in case of disputes. आजकल अगर ये पता करना हो भाई ये बच्चा मेरा है कि नहीं है, ये बच्चा मतलब वो जो तुमने सीरियल्स में और मूवीज में देखा होगा ना, ब्लेमिंग गेम वाला, somebody says ये बच्चा मेरा नहीं है, पर उसकी वाइफ बोलती है no this is your child only, and then we go for the DNA fingerprinting test, right? So yes, DNA fingerprinting has become a very important base for the testing of paternity disputes. तो ये right है हमारा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म्स वर फाउंड टू बी इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स के बारे में बात हो रही है बच्चों, या हमारा जो VNTRs है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये जो है ये इनहेरिटेबल होती है, सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो पॉलीमॉर्फिज्म्स है दे आर इनहेरिटेबल, ओके। नाउ नेक्स्ट, if you are going to reconnect it, so DNA fingerprinting has become the basis of paternity testing in case of dispute. That's true because क्यों पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या रोल है? बिकॉज जो पॉलीमॉर्फिज्म्स है वो इनहेरिट होके आती है। तो द रीजन इज एब्सोल्युटली राइट। तो बच्चों क्या ऑप्शन आएगा? हमारा ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सम डीएनए सीक्वेंसेस हैव गॉट अ नंबर ऑफ रिपीटेशंस, ठीक है। सम डीएनए सीक्वेंसेस हैव गॉट नंबर ऑफ रिपीटेशंस। कुछ डीएनए सीक्वेंसेस में बच्चों बहुत सारे रिपीटेशंस होते हैं, दैट्स करेक्ट, जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, these sequences have direct effect on coding functions. No, they do not code for anything, they do not code for proteins, so they do not have any effect on the coding function. So this statement is absolutely wrong. तो जब हमारा assertion wrong right है और reason wrong होता है तो हमारा option क्या आएगा? C आएगा, ठीक है। next, replication and transcription occurs in nucleus but translation occurs in cytoplasm, ठीक है। अब बच्चों जब ये लोग न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दे आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, है ना। तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, mRNA इज ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। जो mRNA है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होगा, जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज ऑल्सो राइट, है ना। ट्रांसलेशन
एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है, क्योंकि वहीं पे राइबोसोम्स भी है और वहीं पे अमीनो एसिड्स भी है। सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। अब दोनों को कनेक्ट करने की ट्राई कीजिए। सो replication and transcription occurs in nucleus but the translation occurs in the cytoplasm. Why? Because जो mRNA है वो ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि राइबोसोम्स और अमीनो एसिड्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का जितना भी सामान है वो सारा का सारा तो साइटोप्लाज्म में। सो उसी की वजह से जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसकी रीजनिंग परफेक्ट है बच्चों। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ए आएगा बच्चों। ठीक है। सो बच्चों ये मैंने कुछ 10 जितने असर्शन रीजन में हर चैप्टर के डिस्कस कर रही हूँ, मेजरली आपको उनको करते हुए, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई असर्शन रीजन हमें इस तरीके से सॉल्व करने हैं। देन यू कैन प्रैक्टिस मोर असर्शन रीजन्स। ठीक है, तुम और भी असर्शन रीजन इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम असर्शन और रीजन में प्रो बन सकते हो। मैंने पहले भी कहा असर्शन रीजन्स 4 मार्क्स के आते हैं, तो मेक श्योर असर्शन रीजन्स की बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, दैट इज इवोल्यूशन। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।